गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी 150 क्वेश्चंस का एक पूरा कंप्लीट सीरीज देखेंगे जिसमें कि पूरे क्वेश्चंस बिहार के रहेंगे। तो शुरू करते हैं। भौगोलिक स्थिति से संबंधित जितने प्रश्न आ सकते हैं उसको पहले देखेंगे कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। एकदम सीधा है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है, तो यह है 2.86%। बिहार के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? देखिए, अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर अलग होने के बाद बिहार का स्थान जो है वो 12वां है। फिर भी इसको आप एक बार गूगल से कंफर्म कर लीजिएगा, गूगल को खोज करके। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये है शिवहर। पता नहीं इसको जिला क्यों बना दिया, बहुत छोटा है ये। बिहार का जनसंख्या के आधार पर देश में स्थान है। बिहार का जनसंख्या के अनुसार देश में क्या स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है। जनसंख्या के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये पटना सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या के आधार पर बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा सबसे छोटा जिला है जनसंख्या के आधार पर। किस वर्ष उड़ीसा के सरायकेला और खरसवा को बिहार में सम्मिलित किया गया था? मई 1948 में सम्मिलित किया गया था। 1956 तक बिहार में कुल कितने जिले थे? 17 जिले थे। 1956 तक बिहार में सिर्फ 17 जिले थे। बाद में जिलों का विखंडन होता गया। बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में जिलों की संख्या क्या थी? देखिए, 51 जिले थे। बिहार झारखंड दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर तब झारखंड अलग हो गया था। 1981 में कुल कितने जिले बिहार में थे? 31। 1981 में 31 जिले जो है वो बिहार में थे। 14वां क्वेश्चन को देखते हैं कि 1991 में कुल कितने जिले बिहार में थे? 1991 में 42 जिले जो थे बिहार में थे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट करेगा क्वेश्चन ना तो इस तरह के क्वेश्चंस दे देगा, एक आध क्वेश्चंस दे के आपको फंसा सकता है। तो ऐसे ही एक नज़र मार लेना है, इसके सब्जेक्टिव जो बुक है ना उससे भी एक बार इसको देख लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के कितने जिलों को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? 22 जिलों को काटकर झारखंड का निर्माण किया गया। बिहार का 38वां जिला इनमें से कौन सा है? तो देखिए, अरवल जो था ना जहानाबाद से कट के बना है। पहले वो बड़ा डिस्टर्ब रहता था, उसको पुलिस जिला बना दिया था। पहले जितनी भी जो नक्सलाइट और जो बाकी जो प्राइवेट सेनाएं थी इस क्षेत्र में सक्रिय थी, अब इसको फुल फ्लेज एक जिला बना दिया गया है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार में कितने जिले शेष रह गए थे? 38 जिले। ठीक है, 37 जिले ही शेष रह गए थे 15 नवंबर 2000 को जब बिहार झारखंड राज्य अलग हुआ। लेकिन बाद में हम लोग जानते हैं कि अरवल एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो इस तरह से 38 जिला ठीक रहेगा कहना। बिहार को धरातलीय स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? देखिए, धरातलीय रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। बिहार को धरातलीय स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में बांटा जा सकता है। भूगर्भिक
काल में गंगा का मैदान सागर था? टेथी सागर का भाग था वो, गंगा का मैदान जो था वो। देखिए, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? ये है सोमेश्वर। सोमेश्वर नहीं है, सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी जो है बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है। बिहार में दक्षिणी पहाड़ी भाग को कितने भागों में उप विभाजित किया गया है? चार भागों में उप विभाजित किया गया है। पश्चिमी चंपारण के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है? देखिए, परतदार चट्टानों की जो है उस क्षेत्र में बहुलता है। कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? 1280 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। गंगा नदी के दक्षिणी तट से छोटा नागपुर पठार तक फैला दक्षिणी बिहार का मैदान कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? 33,670 किलोमीटर वर्ग में फैला है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है। आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। आर्कियन युग की चट्टानों को 2 भागों में बांटा जाता है। धारवाड़ शैली समूह पाई जाती है खनिज चट्टानों में। धारवाड़ शैल समूह जो पाई जाती है वो खनिज चट्टानों में पाई जाती है। सेमड़ी क्रम की चट्टानें किस जिले में पाई जाती है? रोहतास में। सेमड़ी क्रम की चट्टानें रोहतास जिले में पाई जा रही है। बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है? दक्षिणी भाग। बिहार का जो दक्षिणी भाग है वो सबसे पुराना है। उत्तर बिहार में तो बाढ़ के कारण चीज़ें बदलती रहती है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण किससे हुआ है? देखिए, गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये देखिए, कुल मिला के 62.86% है। 62.86% है। आगे देखते हैं, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? देखिए, बागमती इसको 2 भागों में बांटती है। जो लोग बागमती से नहीं फैमिलियर होंगे वो दरभंगा साइड जाएंगे तो उनको बागमती के दर्शन हो जाएंगे उनको। बिहार के उत्तरी बिहार के मैदान को कितने भागों में उप विभाजित किया जाता है? देखिए, 6 भागों में जो है उप विभाजित किया जाता है। मैंने बिहार स्पेशल में बता रखा है, बाकी कुछ और हो सकता है कि मैं क्लासेस और लूँ। अब जलवायु से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार की जलवायु कैसी है? बिहार की जलवायु कैसी है? तो देखिए, मानसूनी है। बिहार की जलवायु जो है ना वो मानसूनी है। मानसून से इफेक्टेड काफ़ी ज़्यादा होती है। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो ये है संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? मानसूनी जलवायु के नाम से इसको पुकारते हैं। बिहार की जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है? बिहार की जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है? देखिए, तो भूमध्य रेखा से बहुत दूर है ना, तो भूमध्य रेखीय जलवायु तो होगा ही नहीं। उपोष्ण जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, उष्ण आर्द्र जलवायु, ये तीनों ही जलवायु इसके नाम से इसको जाना जाएगा। बिहार के पश्चिमी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो देखिए, पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं, इसका मुख्य कारण है?
तो देखिए स्थल आबद्ध है, ये चारों तरफ से स्थल से जुड़ा हुआ है। बिहार के पूर्वी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो देखिए उस समय उस क्षेत्र में जो आर्द्र जलवायु जो है वो पाई जाती है। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। बिहार भारत के किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? देखिए ये उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु में ये है। त्रिवार्थ के अनुसार, वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार किस विभाग में आता है? तो देखिए ये बड़ा फंसाऊ क्वेश्चन होता है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। CA-W में आता है ये। थार्डवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु में आता है? तो ये CA-W में आता है। दोनों में एक बार फ़र्क देख लीजिएगा, ठीक है ना। मुझे एक ही बस चीज़, इसी को याद रखिए, इसी से दोनों का काम हो जाएगा, ठीक है ना। थार्डवेट के अनुसार और त्रिवार्थ के अनुसार। बाकी कुछ और आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मली यहीं से आने के चांसेस हैं। बिहार की जलवायु में कौन से मौसम प्रचलित हैं? ग्रीष्म, शीत व वर्षा ऋतु जो है वो प्रचलित है। आगे हम लोग देखते हैं कि मौसम विभाग के अनुसार बिहार में सामान्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती है? तो देखिए इसमें जो है 4 ऋतुएं जो है मुख्यतः पाई जाती है बिहार में। बिहार में ऋतु कब से कब तक रहती है? शीत ऋतु कब से कब तक रहती है, यानी ठंड का समय कब से कब तक रहता है? देखिए इसका तो यही सही रहेगा, मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक, यानी अक्टूबर जब मध्य आ जाएगा ना, उससे मध्य मार्च तक वो रहता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? देखिए मौसिम से शब्द लिया गया है, मौसम। बिहार का मानसून किससे अधिक प्रभावित होता है? बंगाल की मानसून शाखा से सबसे नज़दीक पड़ता है, तो बंगाल की मानसून शाखा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। वर्षा ऋतु में किस मानसून से बिहार में प्रभाव रहता है? तो ये रहता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का जोड़ होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून बिहार में कब से कब तक रहता है? देखिए कब तक रहता है, तो 15 अक्टूबर तक रहता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है बिहार में 15 अक्टूबर तक रह जाता है। बिहार में मानसून की वापसी कब से शुरू हो जाती है? 1 अक्टूबर में ही शुरू होती है। 15 अभी तक देखा 15 अक्टूबर तक रहती है, तो अक्टूबर में शुरू हो जाती है मानसून की वापसी। चक्रवाती तूफान से बिहार के कितने जिले प्रभावित होते हैं? 27 जिले। देखिए सरकार का डेटा है, उसी को हमने उठाया है, इसमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, जो सरकार के डेटा है उसी से चलना है। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहती है? सबसे सूखा टाइप का जिला टाइम कौन सा होता है? तो ये होता है अप्रैल का। बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि क्या है? तो यह है मध्य मार्च से मध्य जून तक है ग्रीष्मकाल की अवधि। मई और जून के महीनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में चलने वाली अत्यंत गर्म व शुष्क पवनों को लू कहते हैं। ये गर्म हवाएं गंगा के दक्षिणी मैदान में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है? तो ये बहती है 8 से 16 किलोमीटर तक। शीत ऋतु के सामान्य तापमान में 5 डिग्री से या उससे अधिक तापमान में कमी आने की स्थिति को शीतलहर कहते हैं। बिहार में कब सर्वाधिक ठंड पड़ती है?
देखिए जनवरी में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। जनवरी के महीने में हमने देखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा ठंड जनवरी में ही पड़ती है। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रही है, क्या रही है गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति? तो मध्य भाग में, ठीक है ना। सूर्य की स्थिति कहाँ रहती है? मध्य भाग में रहती है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? ठंड भी बहुत पड़ती है वहाँ, गर्मी भी बहुत पड़ती है वहाँ, कौन सा जिला है वो? गया जिला, ठीक है ना। गया जिला में ठंड भी बहुत पड़ती है, गर्मी बहुत पड़ती है। बिहार राज्य का औसत वर्षा कितनी है? बिहार राज्य में औसतन कितनी वर्षा होती है? देखिए 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होती है बिहार में औसतन वर्षा। आगे देखते हैं, बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसत क्या है? यानी वार्षिक रूप से जो वर्षापात होता है उसका औसत क्या है? 1013 मिलीमीटर वर्षा हो जाती है एक साल में। बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेश में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ। बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से ही सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार के किस भाग में सबसे पहले वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी भाग में सबसे पहले वर्षा होती है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? लौटते मानसून से होती है शीतकालीन वर्षा। यहाँ पे थोड़ा मिटा हुआ है लेकिन देख लेंगे। लौटते मानसून से होती है शीतकालीन वर्षा। बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। बिहार में झंझावातीय वर्षा होने के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? तो यह है चक्रवातीय तूफान। बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो देखिए औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। बिहार में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है किशनगंज में। बिहार के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, पूर्वी भाग में। अब जल संसाधन से लेते हैं क्वेश्चंस को। भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाए जाते हैं? 10%, ठीक है। भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो 10% भाग पाया जाता है। बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या मुख्य नदियों पर निर्भर करती है? 80% जनता। सिर्फ पीने का पानी का तो इशू नहीं है, मेन है जो खेती वगैरह का जो मामला आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? 2 भागों में। बिहार में प्रवाह प्रणाली को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। प्रवाह तंत्र की सरिताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में, ठीक है। बिहार की नदियों को जल प्रवाह स्थिति व दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। बिहार की अधिकांश नदियों का जल स्रोत कहाँ स्थित है? हिमालय की तराई, ठीक। बिहार में कितने हजार हेक्टेयर में जल क्षेत्र है? 2
237.3 हजार हेक्टेयर में जल क्षेत्र है। ये सब डेटा है, एकदम फिक्स डेटा है, याद रहे तो बहुत अच्छा है। अब नदियाँ देखते हैं। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? यह गंगोत्री, ठीक है। ऐसे देखिए तो देवप्रयाग में गंगा, और वो जानते ही हैं कि संगम के बाद वो गंगा की धारा बनती है। फिर भी एज ए होल अगर कोई पूछता है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ है तो लोग गंगोत्री बोलते हैं, और यमुना नदी का उद्गम कहाँ है तो लोग यमुनोत्री बोल देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? चौसा। गंगा नदी चौसा के निकट जो है बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। बिहार के प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार कौन सी नदी है? गंगा नदी है। सबसे बड़ी नदी भी वही है, बिहार को 2 भागों में बांटती है, वही नदी है। किस नदी की जल उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक है? गंगा की। गंगा की जल उपयोगिता जो है बिहार में सबसे अधिक है। बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? इसको देखिए, इसको कैसे, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको याद रखने की 151.65 है ना, मतलब 15,165 याद रखिएगा तो हो सकता है कि मिस हो जाए, लेकिन मोबाइल नंबर की कुछ डिजिट के जैसे याद रखिएगा तो आपको याद रह जाएगा। गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? बिहार में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? बक्सर में, चौसा के पास से। कई बार उत्तर में बक्सर भी होता है और चौसा भी होता है, और ज़िला नहीं लिखा होता है तो वहाँ पे चौसा के जरिए जाएंगे। बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? देखिए दरभंगा जो है ना, दरभंगा की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है। बिहार राज्य किस बेसिन के क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है? गंगा के बेसिन में है, ठीक है ना। किस बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत है? तो गंगा के बेसिन के अंतर्गत है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितने वर्ग किलोमीटर है? लंबाई अच्छा है, वर्ग किलोमीटर सही नहीं होगा कि बिहार में गंगा की कुल लंबाई कितने है, वर्ग किलोमीटर को मत पढ़िए, लंबाई कितनी है बिहार में गंगा की, तो 425 किलोमीटर है, ठीक है ना। 425 किलोमीटर जो है बिहार में गंगा की लंबाई है। निम्नलिखित कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? बागमती, ठीक है। गंगा में नहीं मिलती है बागमती, तो बागमती किससे मिलती है ये कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने पढ़ाया है बिहार सेक्शन में। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के क्षेत्रों में किस नदी की बाढ़ से खतरा बना रहता है? बागमती से बना रहता है खतरा। कमला नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है? जयनगर। जयनगर में कमला नदी प्रवेश करती है। कमला 89 का देखते हैं। कमला किस नदी की सहायक नदी है? कमला जो है ना वो कोसी की सहायक नदी है। कमला कोसी की सहायक नदी है। गंडक नदी बिहार के में किस स्थान पर मिलती है? पटना के निकट। वेलोर, पंडाय, यूरिया, तिलौर, हरहा आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं? बूढ़ी गंडक की है ये सब, ठीक है। समस्तीपुर से भी बूढ़ी गंडक ही निकलती है। उत्तरी बिहार की किस नदी की औसत धार गति सर्वाधिक है? देखिए बूढ़ी गंडक की। बूढ़ी गंडक की जो धारा है वो ज़्यादा तेजी से बहती है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार। फल्गु नदी का जो है छोटा नागपुर का पठार उद्गम है। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
जमुई, जमुई से निकलती है अजय नदी। वैसे काफ़ी छोटी नदियाँ है, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यह अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है सोन। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? देखिए, सोन नदी जो है वो हिमालय से नहीं निकलती है। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? फतुहा, फतुहा में पुनपुन गंगा से मिलती है। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पलामू की चोढ़ा पहाड़ी। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यह पलामू की चोढ़ा पहाड़ी। छोटी गंडक, खौना, झड़ही, दाहा, सोंडी आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो घाघरा की ये सब सहायक नदियाँ हैं। बिहार की कौन सी नदी को देवहा और गोगड़ा के नाम से भी जाना जाता है? तो घाघरा को, ठीक है, घाघरा को देवहा और गोगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी बिहार को में कितने किलोमीटर में बहती है? 90 किलोमीटर में बहती है घाघरा नदी। बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाला नदी कौन है? तो ये कोसी नदी, कोसी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है। बिहार में कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? देखिए, एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा है, तब इसका तो क्या किया जाए, ठीक है, इसका भी उत्तर क्या होगा? तो कोसी ही होगा। कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सप्त कौशिकी बोलते हैं इसको। कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो देखिए, खगड़िया के निकट मिलती है गंगा में कोसी नदी, ठीक है, यहीं पे पहला ऑप्शन दिख गया तो यही लगा दिया। 106 नंबर क्वेश्चन पे कि बिहार में कोसी की लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर है कोसी की लंबाई। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी कोसी ही होगी इसकी, है ना। किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबा अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है? ये कोसी, कोसी तभी तो मार्ग बदलती है क्योंकि गाद जमा हो जाता है तो वो अपनी धारा को छोड़ के अलग निकल लेती है। इनमें से कौन सी नदी पठारी भाग में नहीं निकलती है? तो ये महानंदा, महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? मनिहारी के पास गंगा से मिलती है। नागर, बालासंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियां हैं? महानंदा की। अब झील से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे कि बिहार की नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण हुआ है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? उनको मन कहा जाता है स्थानीय भाषा में। बिहार में किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? सहरसा में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं, सहरसा में। कांवड़ झील बिहार के किस जिले में है? बेगूसराय में। कांवड़ झील बिहार के बेगूसराय में है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? नवादा में है काकोलत जलप्रपात। कर्मनासा जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? बक्सर में स्थित है कर्मनासा जलप्रपात। सुखलदारी जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है? कन्हर नदी की जलधारा से बनी है सुखलदारी। तमासीन जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है? महाने नदी।
ये सब बहुत छोटी जलधाराएं हैं, जलप्रपात है, लेकिन चलिए बिहार में है तो हम लोग देख लेते हैं। अब कुंड को देखते हैं। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना रहता है? 87 डिग्री सेल्सियस रहता है इसका औसत तापमान। किस प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख है कि बिहार में नहरों के माध्यम से कृषि की जाती थी? पुराण में इसका उल्लेख है। पुराण में बताया गया है कि बिहार में कृषि जो है नहरों के माध्यम से की जाती थी। बिहार में आधुनिक नहरी सिंचाई प्रणाली का शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1874 में हुई थी ये। बिहार में कितने प्रकार की नहरें हैं? 2 प्रकार की नहरें हैं बिहार में। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1904 में हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में मुख्य नहर प्रणाली कौन सी थी? तो ये थी सोन नहर प्रणाली। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। अब सिंचाई को देखते हैं। बिहार में कितने लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है? तो देखिए 46.8 लाख हेक्टेयर जो है वो सिंचित क्षेत्र है। देखिए डेटा को तो एक बार देखना ही पड़ेगा, घोटना ही पड़ेगा, रिवाइज करना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। भारत के कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है? 7.34% है। भारत का कुल अंतः भौम जलस्तर में बिहार का प्रतिशत क्या है? ये है 5%। भौगोलिक तथा जल सुविधा के दृष्टिकोण से बिहार को कितने श्रेणी में बांटा जाता है? 2 श्रेणियों में बांटा जाता है बिहार को। अरवल जिले का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 86.85% भाग जो है वो सिंचित है अरवल का। बिहार में कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित वाला है? बिहार में कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित वाला है? तो देखिए अरवल ही इसका भी उत्तर लगता है कि अरवल ही जो है सर्वाधिक सिंचित है। एक बार और इसको चेकआउट कर लेना होगा इसको। जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि अरवल में ज़्यादा ही सिंचाई के साधन है, खास करके अब जब उधर से घूम के आया हूँ तो मुझे ऐसा लगा है। आप इसको एक बार गूगल में कर लीजिएगा कि बिहार ने इसको कौन सा इसको दिया है। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, तो देखिए नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है परसेंटेज वाइज देखा जाए तो। बिहार में नलकूपों द्वारा कितने हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है? 64.25 हजार हेक्टेयर में। अब परियोजना की बात कर लेते हैं। वृहद सिंचाई परियोजना कहलाती है, ये कहलाती है 10 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई परियोजना। मध्य सिंचाई परियोजना कहलाती है, ये योजना कहलाती है 2 से 10 लाख हेक्टेयर वाली सिंचाई योजना। लघु सिंचाई परियोजना कहलाती है, दो लाख एवं इससे कम हेक्टेयर की सिंचाई परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो यह है गंडक परियोजना। बिहार में कितनी बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रमुख है? 3। ठीक है, क्या इसका उत्तर? 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रमुख है बिहार में। कौन कौन सी है ये खोज करके आप गूगल से कमेंट में डाल दीजिएगा। देखिए बहुत अच्छा रहेगा जब हम लोग इसको 2 वे कम्युनिकेशन बनाएं, यानी कि जब मैं सवाल देता हूं, जो सवाल मैं पूछूंगा उसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं।
कई बार ऐसा होता है कि लंबे सेशंस में कुछ क्वेश्चंस के गलत जो है, कुछ नहीं मतलब 100 क्वेश्चंस में आप ये एवरेज मान के चलिए कि दो क्वेश्चंस होते हैं जो कि कोई टीचर उसको गलत कर सकता है, तो आप उसको सुधारने की कोशिश करें। मुझे कुछ पता चलता है तो मैं तो पिंड मैसेज में डाल ही देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैमूर जिले में स्थापित दुर्गावती जलाशय परियोजना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? ये हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। कोसी नदी परियोजना किस वर्ष नेपाल की सहमति से शुरू हुई थी? 1954 में शुरू हुई थी नेपाल की सहमति से। कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1954 में। बिहार की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है बिहार की मिट्टियों को। उत्तरी बिहार की मिट्टियों को कितने वर्गों में उप विभाजित किया गया है? 4 में। दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टियों को कितने वर्गों में उप विभाजित किया गया है? 2 भागों में उप विभाजित किया गया है। बिहार के विशाल मध्य मैदानी भाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का बना है? 90%। ठीक है, 90% जो है वो जलोढ़ मिट्टी का बना है। बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई कितनी है? तो 15 से 3000 मीटर है। समझिए कितनी गहरी है, मतलब 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर की गहराई है। बिहार के किस भाग में प्रचलित प्राचीन काल में निर्मित चट्टानों पर आधारित मिट्टियाँ सीमित रूप से पाई गई हैं? तो यह दक्षिणी भाग में। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। गंगा नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो ये विस्तार जो है रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर में विस्तार है। चलिए आखिरी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? ये कहते हैं भाबर का क्षेत्र। ठीक है, बहुत लोग जो है ना बार बार बोलते हैं सर किस किताब से करा रहे हैं, तो ये चलिए मैंने इस किताब को दिखा दिया आप लोग को। ठीक है ना, ये बुक है, ये बाकी चीज़ें हैं डिटेल से देख लीजिए। बहुत सही है, लेकिन कोई भी किताब 100% सही नहीं हो सकती है। जो त्रुटि है वो स्वाभाविक है, होती है। जहाँ मुझे लगेगा मैं सुधार के बता दूंगा। तो चलिए अभी के बिहार स्पेशल सेट में ऐसा ही। मैंने बहुत सारे सेट्स कवर करा दिए हैं पुराने पिछले सालों के, उसी में आपको ये भी मिल जाएगा। बिहार स्पेशल से लेकर सारे स्पेशल्स जो है मैं करा दूंगा, यहीं पे करा दूंगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।